हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है 30 मिनट रिवीजन की क्लास में। आज हमारा होने वाला है चैप्टर 2 जिसका नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा? वन और वन के जीव संसाधन। यहाँ पे रिसोर्सेज और वनस्पति और जीव, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला वन आ जाएगा, ठीक है, फिर वन्य जीवन। अब ये जीवन में वनस्पति भी शामिल है, ठीक है। और इन सब को मिला के हमारे पास क्या बनता है? एक टॉपिक जिसका नाम है संसाधन। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कुछ ऐसा, जी हाँ, उसी को डिटेल में हम आज डिस्कस करेंगे। सो पहले हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, देखो वनस्पति जात प्राणी जात मतलब कि फ्लोरा एंड फौना इनको कहते हैं। और अगर आपके पेपर में सवाल ऐसा आ जाता है कि फ्लोरा व फौना को परिभाषित करो, जो कि आता है, तो उसका मतलब है भैया वनस्पति और वनस्पति जात। अब वनस्पति क्या है सर? एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां, ठीक है। और उसी प्रकार क्या हो जाएगा? प्राणी जात के। भारत में जैव विविधता के मामले में विश्व के समृद्धतम देशों में से एक है, जहां भौगोलिक और जलवायु विविधता के कारण वनस्पति जात अर्थात फ्लोरा और प्राणी जात अर्थात फौना का अद्भुत मिश्रण पाया जाता है। मिश्रण का मतलब कि एक ही जीव मंडल में वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों मिलजुल के रहते हैं। और इसी चलने वाले पूरे साइकिल को हम एक दूसरा नाम देते हैं जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, फूड साइकिल जिसको हम कहते हैं, खाद्य श्रृंखला भी हम कह देते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये कि एक की निर्भरता दूसरे पर किस प्रकार है ना, पढ़ा होगा ना आपने साइंस में, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा शब्द आया है जैव विविधता, इस पर प्रश्न आ जाता है कि जैव विविधता क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, देखो कि फ्लोरा जो है वो होता है वनस्पति जात और फौना होता है प्राणी जात। इसको आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। और काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ्स की क्लास लाइव कब लोगे, आप कब लोगे, बहुत सारे कमेंट आ गए। तो बच्चों आपके लिए छोटा सा है कि पहले हम ज्योग्राफी का सेशन जो है ये 30 मिनट रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्यों, हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो होना था ऑल ओवर द सिलेबस, कच्चा चिट्टा, है ना, वो लाइव में ले लिया था और करवाएंगे आगे, बट इस कोर्स के बाद में, क्लियर। सो देखो अब यहाँ पे वनस्पति जात हमारे पास क्या है सर? ये पूरा हमारे पास क्या है? फ्लोरा है, ठीक है। मैं बोलूं वनस्पति जात, और यही दूसरा हमारे पास क्या है? फौना, है ना, जीव क्या है? जीव जात या प्राणी जात पूरा। अब देखो पौधे सभी प्रकार के, जीव सभी प्रकार के, हाँ थोड़ा एनिमेटेड है पर हाँ चल जाएगा काम, ठीक है। अगला देखो, हम बात कर रहे थे कि भारत अपने वनस्पति में, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वनस्पति जात अर्थात फ्लोरा में अति समृद्ध है, मतलब हमने देखा था। और भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां, लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां स्थानिक यानी स्वदेशी है। स्वदेशी का मतलब क्या है? भारत की ही है, विदेश से नहीं लाई गई। कितने? 47,000 पादप प्रजातियां, मतलब कि पेड़ पौधे, और लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां। ऐसा नहीं है कि एक ही पुष्प के अलग प्रकार, नहीं, अलग अलग स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कितने? 47,000 और 15,000 स्वदेशी हैं। फिर भारत अपने प्राणी जाति यानी फौना में भी अति समृद्ध है। यहां पर 81,000 से अधिक प्राणी या जंतु प्रजातियां हैं। कितनी? 81,000, 81,000, इंपोर्टेंट है। और यहां पक्षियों की संख्या 12,000 से अधिक और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं। और यहां लगभग 60,000 प्रजातियों की कीट पतंगे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कीट पतंगे। ये जानकारी आपको होनी जरूरी है। क्यों? अगर पूछ लेंगे कि भैया भारत में किस प्रकार की वनस्पति जात है, बुक में तो दे रखा है भारत में वनस्पति जात, परंतु उसकी रूपरेखा, उसको बताने का तरीका बिल्कुल अलग है। हमने इसको और ज्यादा सिंपल कर लिया है। जब पढ़ते हैं तब ध्यान नहीं देते, बट जब नोट्स बनाओगे तब हमें ये डाटा दिखते हैं। क्या अरे इतना है क्या? जनगणना हुई थी क्या? क्या हाँ बच्चों हुई थी जनगणना, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। अगला देखो हम क्या करें,
हम कह रहे जैव विविधता, हमने देखा था कि सर भारत में जैव विविधता पाई जाती है, मतलब क्या था, मतलब है जैव विविधता एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन का नाम है, एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जीवन का नाम। जानवरों, पौधों, कवकों और यहां तक कि बैक्टीरिया जैसे कि सूक्ष्म जीवों की विविधता जो हमारी प्राकृतिक दुनिया का निर्माण करते हैं, यहाँ की विश्व की कुल प्रजातियों की लगभग 8% अनुमानतः 1.6 मिलियन पाई जाती है। कहां? भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो भारत में इतनी प्रकार की वनस्पतियां हैं, प्रतिशत हमारे पास कितना है? 8% अनुमानतः है ये, है ना। अगर आपको डाटा याद रहे, ये लिखोगे मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। 1.6 मिलियन याद रहेगा विश्व का, ठीक है, क्लियर। अब देखो इस प्रकार की कुछ वनस्पति जाति यानी जैव विविधता पाई जाती हैं, वो चाहे जलीय जीव हो, कीटाणु हो, बैक्टीरिया हो, है ना, उभयचर हो, ठीक है। फिर अब हमारे पास मेन टॉपिक क्या है कि सर लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजातियां। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज में है, लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजातियां कि भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियां यानी 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां और सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थलचरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं और लगभग 15,000 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। और ये सटीक आंकड़ा है एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके चैप्टर में से। फिर बात करते हैं कि भारत के कम से कम 10% जंगली वनस्पतियां और 20% स्तनधारी जीव खतरे में है। देखो हमने यहां पे वो बात करी, उसी की बात हम यहां प्रतिशत में करते हैं। इनमें से कई संकटग्रस्त, इसका मतलब क्या है कि सर पीड़ित है ना, संकट की स्थिति में बिल्कुल खड़े हैं, वहां पर श्रेणी में रखा गया है, अर्थात ये विलुप्त होने के कागार पर है। जैसे कि चीता आपके सामने दिख रहा है, फोटो कितना सुंदर है, डेयरिंग, सामने आ जाए तो आत्मा निकल जाती है शरीर से, ठीक है। और गुलाबी सिर वाली बत्तख, सर हमने तो नहीं देखी थी, तो अगर ये लुप्त होगी तो आप देख भी नहीं पाओगे, बस फोटो में देख के खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये संकटग्रस्त है, बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति में। और ये क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो फिर क्या बता रहे हैं कि प्रजातियों का वर्गीकरण, की हम किस प्रकार से प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा, आपका पूरा चैप्टर पूछ लेगा, ठीक है। देखो कैसे, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी IUCN ने पौधों और जानवरों के अस्तित्व के क्रम में वर्गीकृत किया है। कि किस प्रकार का क्रम है सर, कैसा क्रम है, याद रखना बच्चों, एग्जाम में आता है। सामान्य जातियां या फिर सामान्य प्रजातियां क्या होती है, वो जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। किसमें आती है? सामान्य जातियों में, जैसे कि पशु हो गया, साल का पेड़ हो गया, चीड़ का पेड़ हो गया और कृतंक आदि। ये मुख्य जो जीव हैं ये क्या है, सामान्य जीव, जो इनकी संख्या इनफ है, ना ज्यादा है ना कम है, मतलब ठीक है, ठीक है। तो वो सामान्य प्रजातियां। उसके बाद है संकटग्रस्त जातियां, ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जैसे कि काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा। अब यहाँ पे ये प्रजातियां अगर इनको सही समय पर बचाया नहीं गया तो ये भी क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएगी। अब बात करें, देखो काला हिरण, मुझे याद रह गया, मैं बता देता हूं। काला हिरण तो है जो राजस्थान के ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहां है, राजस्थान के चूरू में, चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर काला हिरण पाए जाते हैं। क्लियर? तो उसके बाद क्या है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा, ठीक है। चलो याद रहेगा, याद रखना। अगला देखो, फिर हम बात करते हैं इनमें से कई उपजातियां जो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख है और पहाड़ी कोयल भी शामिल है। कितनी सुंदर है ना। अब तो ये तो करिश्मा अलग ही हो गया, है ना, बट ये देखो कितनी सुंदर है ना। तो मतलब जीव सभी सुंदर हैं और ये निरंतर लुप्त हो जा रहे हैं। और हमें पता है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या कहता है सर, एक दूसरे पर निर्भरता है, और इसमें से अगर एक भी जीव गायब हो जाता है तो ये पूरा तंत्र उबड़ खाबड़ हो जाता है, लड़खड़ा जाता है। तो ऐसा ही होगा,
अगर इनमें से कुछ भी इधर से उधर हुआ तो। फिर आगे देखो, सुभेद जातियां अर्थात ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, और यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। मतलब कि संख्या इनकी लगातार कम हो रही है, सामान्य जातियां उनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर इतनी ज्यादा कम हो गई तो ये किसमें आ जाएगी, ये संकटग्रस्त जातियों में आ जाएगी, और कम हुई तो ये लुप्त जातियों में आ जाएगी। मतलब कि अस्तित्व ही समाप्त, है ना। जैसे कि नीली भेड़, सर है नीली नहीं पर हाँ इसको पहाड़ी भेड़ है ना, इसको नीली भेड़ बोलते हैं, ठीक है। एशियाई हाथी कितना ब्यूटीफुल है। फिर गंगा नदी की डॉल्फिन, सर आज तक हमने सिर्फ सुना था गंगा नदी की डॉल्फिन, आज देख लो कितनी प्यारी है ना डॉल्फिन, इंसानों की दोस्त कही जाती है। फिर आगे देखो, दुर्लभ जातियां, रेयर स्पीसीज, मतलब कि जो कभी हुआ करती थी या फिर है जिनके समाप्त होने का खतरा भी है ना। कि यार ये तो जिंदगी में पहली बार देखा है, लाल कबूतर कहां से आ गया, है ना। इस तरह की प्रजातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। जैसे आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा ना कि वैज्ञानिक ने भेड़िए, है ना, हजारों साल पुरानी भेड़ियों की प्रजाति को डीएनए से बनाया है ना, जो कि लुप्त हो चुकी थी हजारों साल पहले, और अब वो बनी है ना, सफेद रंग की, लाल आंखों वाली, है ना। अभी तो उन पर रिसर्च चल रही है कि उनका जो बिहेवियर है कैसा होता है, आक्रामक होता है कि शांत स्वभाव का होता है, वो उन पे सब स्टडी चल रही है ना। गेम्स ऑफ थ्रोन्स जो सीरीज है ना, उसके अंदर उन भेड़ियों को दिखाया गया था एनिमेशन के जरिए, और वैज्ञानिक ने हूबहू उनको क्या करा, डीएनए से बना दिया। तो वो क्या थे, वो लुप्त हो चुकी प्रजाति थी, ठीक है। जैसे आप ये यहाँ पे कुछ जीव ऐसे देख रहे हो जो क्या है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है, बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला देखो, फिर हम बात करते हैं जो आपके चैप्टर में इंपोर्टेंट है, सिर्फ मैं वही बात कर रहा हूं, है ना। आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा मुझे उम्मीद है, पर उसके बाद क्या कौन कौन चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। स्थानिक जातियां, मतलब कि लोकल स्पीसीज, इस प्रकार की जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि अंडमानी टील, ये क्या है बच्चों, ये अंडमानी टील है। फिर निकोबारी कबूतर, ये देखो क्या है, कितने रंगरा, सुनहरे चमकते रंग का कबूतर। अंडमानी जंगली सुअर, है ना, मुस्कुरा रहा है बेचारा, देखो ई करके। फिर क्या है, अरुणाचल के मिथुन, है ना, एक प्रकार का सांड, गाय मतलब जो है ना, ये अरुणाचल के मिथुन, आक्रामक और हष्ट पुष्ट बॉडी बिल्डर कहे जाते हैं ये। फिर है लुप्त जातियां, अब देखो गुलाबी सिर वाली बत्तख संकटग्रस्त में थी और हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, लुप्त जातियों में भी पढ़ रहे हैं, क्यों, डमाडोल है मामला। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये अपने आवास में नहीं मिली है, होगी इक्की दुक्की भी होगी, अब वो है या नहीं वो तो राम जाने, बट हाँ अब ये लुप्त जातियों के में अंदर भी आती है कि भाई इनका जो हैबिटेट था, इनकी जो जगह थी जहां पे ये मिलने चाहिए, वहां पे ये एब्सेंट पाए गए और सभी जगहों पर देखने पर इनको क्या है, लुप्त घोषित कर दिया जाता है। हो सकता है कोई एक आधी छुपी हुई हो गई, है ना, खेल रही है छुपन छुपाई। अगला देखो क्या है, वनस्पति और प्राणियों के लुप्त व संकटग्रस्त होने का कारण क्या है, हम पढ़ने वाले थे, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं। ये वनस्पति जात के लिए क्या है सर, पहला है बड़ी विकास परियोजनाएं, वनस्पति को ठेस पहुंचती है। स्थानांतरी खेती, ठेस पहुंचती है। खनन किसका सर, सभी माइन, सभी मिनरल्स का खनन होता है तो जमीन को नुकसान होगा। पशुचारण एवं ईंधन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना, तो इससे भी क्या होता है, वनस्पति को नुकसान पहुंचता है। फिर अत्यधिक जनसंख्या बढ़ेगी, पेड़ काटेंगे और वनस्पति को तो आम होना ही है ना, तो ये कारण आपको लिखना है अगर आपसे पूछे जाए कि वनस्पति के लुप्त होने या फिर संकटग्रस्त होने के कारण, और आपको दोनों ही साथ में पूछ लिए जाए तो आपको इस प्रकार लिख देना है कि वनस्पति के लुप्त होने के कारण ये रहे और प्राणी जात के लुप्त होने के कारण यानी कि वन्य जीव के आवास का विनाश हो जाता है ना। जंगल कट रहे बेचारे कहां जाएंगे,
फिर जंगली जानवरों को मारना, वो आखेटन मतलब कि अवैध शिकार करना, उनका आखेट करना, ठीक है, वो भी है। फिर पर्यावरण का प्रदूषण, अब इंसान तो चलो स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके लिए कौन है, कोई नहीं, मर जाते हैं। फिर क्या है, विषाक्तीकरण मतलब कि पेस्टिसाइड्स, यही कारण है। दावानल मतलब कि इसको वाइल्ड फायर बोलते हैं, जंगल में लगी आग, ठीक है, दावानल होता है पर इसको दवानल बोलते हैं, है ना, एक दूसरा शब्द है दवानल, या फिर आपको याद रखता है इसको वाइल्ड फायर, है ना, जंगल की आग, ठीक है। ये कौन सा कारण है, वनस्पति और संकटग्रस्त होने के कारण। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं हिमालयन यव, इंपॉर्टेंट है, बुक में बहुत छोटा टॉपिक दिया हुआ है, बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट आज जो पता लगेगा ना, अगर ध्यान से पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो सुन लेना मेरी बात। सर हिमालयन यव ये चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, एक औषधीय पौधा जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। कहां, हिमाचल अरुणाचल, जहां चल चल वहां हिमालयन यव, चल चल हिमालयन यव, चल चल हिमालयन यव, याद हो जाएगा ऐसे। अब ये क्यों, इसका उपयोग क्या है, देखो इसके पेड़ की छाल का यूज होता है, पत्तियों का यूज होता है, टहनियों और जड़ों का भी यूज होता है, और इन सभी से टक्सोल नामक एक रसायन जो है वो निकाला जाता है। क्या, टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जो कि कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी ना देनी पड़े उससे अच्छे तो बेहतर यही इनकी औषधि है ना, पर ये पेड़ सूखते जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनको बचाओ, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना। सदाबहार पेड़ है ये, मतलब कि पूरे साल रहने वाले, और धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ये पर्यावरण के घटते डिग्रेडेशन होने के कारण, है ना, घटते प्रभाव के कारण सूख रहे हैं, और जब ये खत्म हो जाएगा तब कहां से लाओगे मेडिसिन, है ना, फिर कोई इलाज नहीं मिलेगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके हिमालयन यव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन में आता है, बता देना। अगला देखो, है ना, कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये हिमालयन यव, है ना, बल्ब होता है ना, बल्ब उसके तरह इसके वो है, ठीक है। अगला देखो, फिर है भारतीय वन्य जीव संरक्षण, इंपॉर्टेंट, 1972 क्या है पूछेगा, बताना। 1960 और 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने, किसने, पर्यावरण संरक्षकों ने, जो पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, संरक्षक, है ना, ने वन्य जीव की रक्षा के लिए, किन की, वन्य जीव की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की थी, है ना, नए कानून की क्या की थी, मांग की थी, और उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 रखा था ना, रक्षण संरक्षण एक ही बात है, 1972 को लागू कर दिया। तो पहले इंट्रोडक्शन में ये लिखना। फिर इसके उद्देश्य क्या थे, इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची जो है वो तैयार की गई थी। फिर बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगाई गई, ठीक है। फिर वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगाया गया, ठीक है। और केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जहां पे इनको सुरक्षित रखा जा सके, और कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। और ये इसलिए है क्योंकि हमसे ये भी पूछता है ना, सिर्फ इस पीपीटी में उतना ही चीजें जितनी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा याद रहे तो आपके लिए फायदा है। क्यों, हो सकता है कल कोई क्वेश्चन कोई उड़ता हुआ आ जाए, तीरी आ जाए, तो उसे संभालने की हिम्मत होनी चाहिए ना, कवच पूरा पहना अच्छी तरह से, ताकि वो हो जाए हमारा काम, ठीक है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1972 आपसे पूछिए तो आपके पास काफी अच्छी डिटेल है बताने के लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी पेस्ट अपने नोट में लिख लेना, याद रहेगा, लिखने से ज्यादा याद रहता है। फिर है बाघ परियोजना, है ना, अभी हमने कहा था कि इसी यानी वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही कुछ खास जानवरों के लिए कुछ खास प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए थे, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। फिर इसमें क्या है, बाघ परियोजना भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण। अब आपको यह पता लग गया कि सर बाघ परियोजना है, टाइगर परियोजना है, किन के लिए होगा, सर टाइगर के लिए होगा, ठीक है। 1972 के कानून के तहत 1973, है ना, तो 1972 बच्चों
वन संरक्षण अधिनियम, इसके एक साल बाद 1973 बाघ परियोजना, जो कि इसी का रिजल्ट था। तो 1972 और 73 आपको ऐसे याद रखना है। समझ में आई बात? बहुत इजी है ना? इसी तरह सीक्वेंस में रखा गया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फिर क्या करना, उनके भाई जहां पे वो रहते हैं उनकी सुरक्षा, उनकी जिनको जिस एनवायरनमेंट चाहिए होता है उनकी सुरक्षा, उनको खाना अच्छा मिले, है ना, ताजा मीट मिले, उनकी सुरक्षा, है ना, खाने पीने का ध्यान रखना, कोई शिकार ना करे उनका ध्यान रखना, बचा के रखना, मतलब कुल मिला के। ठीक है, तो देखो 1 अप्रैल 1973 कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा? कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। और कंजर्वेशन क्या करना? रॉयल टाइगर का। फिर देखो अब इसमें क्यों ऐसा किया गया, ऐतिहासिक गिरावट कब होनी शुरू हुई थी? कहते हैं ऐतिहासिक गिरावट 20वीं सदी की शुरुआत की बात है मेरे प्यारे बच्चों। 1900 के दशक में भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 40,000 से 55,000 के बीच थी। कब? 19वीं सदी के अंदर 40 से 50,000, मतलब कि बहुत बढ़िया, अच्छा रेट है ना, अच्छे नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन इनकी। पर 1972 तक आते आते शिकार की वजह से, अवैध व्यापार की वजह से और वनों की कटाई के कारण यह संख्या 1827 तक रह गई थी। 40 से 55,000 कहां? सिर्फ 1872, है ना। 1900 से लेके 72 तक, इतने सालों में तो क्या कर दिया लोगों ने? शिकार कर लिए, व्यापार कर लिए, वनों की कटाई कर दी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन गिर गई। इनको तो भैया खुला जंगल चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये संख्या कम हो गई। अब यहां पे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है और 100% क्वेश्चन आएगा। यहां नहीं तो मैप में। सर क्या आप मैप में बताओगे? मैं मैप दिखा दूंगा, मैं पढ़ाने गया तो वीडियो चला जाएगा 1.5 घंटे से ऊपर, तो काट कुटा के 30 मिनट का रखेंगे और इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कहां? उत्तराखंड में पहला, देखो है ना, उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला नंबर। फिर है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दूसरा, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व, भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। चलो मैं इसको मार्क कर देता हूं, आप इन इंपॉर्टेंट चीजों को लिख लेना, फिर मैं आपको मैप में दिखाता हूं, है ना। कौन कौन से लिखना है? पहले ये लिखो कि उत्तराखंड में क्या है सर? राष्ट्रीय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट है। 10वीं से लेके हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, तब तक ये क्वेश्चन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। याद कर लिया तो बल्ले बल्ले, वरना तो फिर हर बार याद करना पड़ेगा। पहला ये। दूसरा क्या कह रहा है? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन का डेल्टा, है ना, उससे बनता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। 2 देश मिलकर इनकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कौन सा है मध्य प्रदेश में? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये मार्क मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद कर ले मेरे बच्चों। फिर राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, कौन सा? सरिस्का वन्य जीव पशु विहार। फिर है असम में मानस बाघ रिजर्व, है ना, मानस बाघ रिजर्व। और इसी से याद रखना कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मासीन राम में, असम में मानस बाघ रिजर्व, और यहीं पर मासीन राम नाम की एक जगह है जहां पे साल की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। याद रहेगा? सेम इसलिए बता रहा हूं मैं, है ना। नजरिया बदलो, चीजें अपने आप अच्छी हो जाएगी। फिर केरल में पेरियार बाघ रिजर्व, क्या है? पेरियार बाघ रिजर्व। और भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण है। बेटा लिख लेना इसको, इंपोर्टेंट लिख लेना, है ना, बहुत तगड़ी काम की चीज है ये, है ना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आया हूं, कुछ तो दे के जाऊंगा। अब देखो तुम्हारे पते की चीज, ये क्या है सर? मैप के साथ। अगर मैप का क्वेश्चन आ गया बोर्ड के अंदर, मजाल है, कोई बच्चा छोड़ के आएगा। देखो ये रहा उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड में कौन सा देखा था सर? कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी। हमें क्या याद रखना है? मेन कॉर्बेट याद रखना है। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में नीचे आ जाओ, है ना। साथ साथ में क्या देख रहे हो आप? मैप भी साथ साथ में
देख रहे हो ये क्या है, उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड से देखो ये नेपाल वाला हिस्सा आगे, इसको छोड़ो। उत्तराखंड से जस्ट नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, उत्तर प्रदेश आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, जहां पर दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत है, रानीपुर है, अमनगढ़ बफर है ना। स्टार मांगी ये थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। फिर बिहार, इसको छोड़ देना, वाल्मीकि है यहां पर। इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो उत्तराखंड का, फिर राजस्थान का कौन सा देखा था हमने, सरिस्का देखा था। क्या देखा था, सरिस्का, ठीक है। यूपीसी लेवल का डाटा है बेटा ये, सरिस्का है। अगर मुकुंदरा याद है, रामगढ़ विजदारी याद है, रणथंभौर याद है, धौलपुर करौली याद है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए, बाघ परियोजना के लिए है। फिर उसके अलावा मध्य प्रदेश में है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इसके आगे और है ना। फिर दक्षिणी भारत में देखो, राजस्थान, इसके बाद महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में, ओडिशा में है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, सब जगह है ना। ये मैप वीडियो के अंदर ही है। जितने इंपॉर्टेंट, जितने याद कर सकते हो ना, मोस्टली तुम्हें ये याद करने हैं, ठीक है। क्यों, ये एग्जाम में आते हैं इसलिए बता रहा हूं, याद कर लेना। और सर मैप में कहा है, ये रहा तुम्हारे पास मैप, सारे ढूंढ मिल जाएंगे यहां। क्लियर, मस्त है ना, मजा आ रहा है ना। सब्सक्राइब करो। अगला देखो क्या करें, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार। पहला क्या है, वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन क्या होते हैं सर, ऐसे वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। क्यों, क्योंकि देश में आधे से अधिक क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किया गया है, पहली बात। दूसरा, इन वनों में पेड़ों की कटाई, शिकार, चराई और लकड़ी काटने जैसी मानवीय गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक है। यानी ऐसे वन जिसमें सरकार ने पूरी तरह कानून लगा रखा है कि वहां पे कोई पेड़ों की कटाई नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा, चराई नहीं करेगा, लकड़ी भी नहीं काटेगा, ठीक है। तो वो वन है कौन से, आरक्षित वन है। और ये भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत घोषित किए गए थे। कब, 1927 भारतीय वन अधिनियम था, उसके तहत, जो कि सरकार की संपत्ति है। क्या है, आरक्षित वन बराबर सरकार की संपत्ति, ठीक है। मतलब कि ऐसे, बराबर का मतलब ये होता है मेरा, ठीक है, सरकार की संपत्ति, ये लिखोगे, तीनों चीजें याद रहेगी। अगला देखो, फिर क्या है, रक्षित वन, मतलब कि इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और देश का कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा इस रक्षित वन क्षेत्र का है। ये इंपोर्टेंट आ गया। और इन वन के किनारे रहने वाले समुदाय जो हैं, जो कि लकड़ी काटने के लिए, चराई के लिए, शिकार जैसी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, अगर वो समुदाय केवल उन्हीं पर निर्भर है, उनके जीवन यापन का कोई दूसरा जरिया नहीं है, तो वो इनकी सुरक्षा भी करेंगे और यहां से खाना पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं विद गवर्नमेंट परमिशन। यानी ऐसे वन जिसमें सरकार की परमिशन के बाद आव जाव, शिकार या फिर दूसरी आखिर क्रिया किया जा सके, वो है रक्षित वन। और खासकर यदि उनकी आजीविका का स्रोत हो, ऐसे वन क्या कहलाते हैं, रक्षित वन, है ना। रक्षित वन के अगर आ लगा दो तो वो पूरे इनलीगल वाले हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला देखो, अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, मतलब कि इन द सेंस ऐसा है कि ये किसी की भी संपत्ति हो सकते हैं, सरकार की हो सकते हैं, किसी व्यक्ति की हो सकते हैं, और यहाँ पर पूरी जीव संपदा है, वो पूरी तरह से इंसानों के एक्सेस में, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से है, बट हाँ, इंसान इन लकड़ियों का यूज कर सकता है अपने हिसाब से। तो अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में है, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं, है ना। बेसिकली लोग यहाँ से अपने जीवन यापन के लिए चीजें, लकड़ियां हैं, संसाधन है, वो जुटाते हैं, है ना। इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाती। फिर है समुदाय और संरक्षण में चिपको आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण। किसके बाद, बाघ परियोजना के बाद। चिपको मूवमेंट देखो, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी, याद रखना है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, जहां स्थानीय ग्रामीण विशेषकर महिलाएं व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई को विरोध करने के लिए पेड़ों से चिपक जाती थी। पेड़ों से चिपकना, चिपको, और इसी चिपको से क्या बन गया, चिपको आंदोलन। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे और इनके साथ ही चंडी प्रसाद भट्ट। दूसरा, यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चामोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 1970 में। कहा, उत्तर प्रदेश के चामोली जिले में, ठीक है। ओके, अगला देखो, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदायन ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना
भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। मतलब कि बिना उर्वरक कीटनाशकों या फिर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बिना ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो पॉसिबल है। तो इसीलिए क्या था, बीज बचाओ आंदोलन, जिसमें बीजों का संरक्षण। फिर आखिर में है भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। इसके अंतर्गत हरित वनों के बचाव के लिए कार्य किया गया और गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं, जिसमें वनों को बचाना, वनों की संपदा की रक्षा करना, और यहाँ पे अगर कोई प्रमुख प्रकार के ऐसे औषधियां हैं उन सभी को सेव करके रखना। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। आई होप कि आपको इसमें से काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी और हाँ, आपको वापस याद भी आएगा, अरे हाँ ये तो हम भूल गए थे, है ना। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सबसे ज्यादा सपोर्ट करें। हम लाइक की उम्मीद करते हैं, 100 लाइक की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।